नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश में बहुत से किसानों ने तिल की फसल लगा रखी है और इस समय तिल की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप हो रहा है। तो किसान भाई समय रहते तिल की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सुषमा नेमा से। पहली बात तो तिल की खेती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हल्की भूमि में लगाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी उसमें जल जमा हो गया है तो हमको उसका भराव नहीं होने देना है। उसके आसपास नालियां बना के पानी को निकाल देना है। उसके अतिरिक्त उसमें इस समय अगर पानी बरसता रहता है तो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, उनका निदान करते रहें तो भी हम तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल को रोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो इसमें फाइटोप्थोरा, पत्ती धब्बा रोग या गलन रोग की समस्या आती है। तो इससे जहाँ पानी अधिक होता है या ज़मीन थोड़ी भारी है, उस क्षेत्र में इस रोग की समस्या ज़्यादा आती है। उसमें पत्तियों की अगर हम देखें, पौधे की सबसे पहले निचली पत्तियों पे पनीले धब्बे बनते हैं और बाद में ये धब्बे बड़े आकार के रूप ले लेते हैं और अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देते हैं और इस तरह से पूरा पौधा झुलस जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। तो इसके लिए हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें, निचली पत्तियों को ध्यान में रखें और रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब दवा या रिडोमिल MZ दवा का छिड़काव करें। 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद इसमें पौधे में एक पत्ती धब्बा रोग आता है, जिसे कि हम अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। इसमें पत्तियों पर, टहनियों पर और बाद में जो कैप्सूल या इसकी फलियां बनती हैं उसके ऊपर भी धब्बे बनते हैं। ये कभी कभी गोल होते हैं, कभी कभी अनियमित आकार के होते हैं। इस रोग से बचाव करना है तो हम मैनकोजेब दवा का या क्विंटाल दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दोनों दवा की अगर मैनकोजेब लेना तो 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, अगर क्विंटाल लेना है तो 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा तिल की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग का आक्रमण सितंबर माह के आरंभ में मौसम अनुकूल होने पर पत्तियों की सतह पर सफेद चूर्ण के रूप में फफूंद जमा हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और बाद में ये पत्तियां झड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियल या जीवाणु धब्बा या जीवाणु झुलसा रोग का भी प्रकोप होता है। इसके लिए हमको ताम्रयुक्त फफूंदनाशी और उसके साथ साथ कोई एंटीबायोटिक जैसे स्टेक्टोसाइक्लिन दवा, उसका भी मिश्रण का छिड़काव करना होता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम इन जो जीवाणु जनित रोग हैं उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। इसके बाद जब फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें बीमारी आती है जो कीटों के द्वारा फैलती है, जैसे कि बंध्यता रोग या बंधुआ रोग या फाइलोडी रोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं। इसमें जो पुष्पीय भाग है और ऊपर की पत्तियां हैं ये छोटे छोटे गुच्छोनुमा हो जाती हैं और वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। तो उसमें कभी बाद में फूल और फलियां नहीं आते हैं और हमें टोटल नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हमें खेत में यदा कदा ऐसे पौधे दिखाई देते हैं तो उन पौधों को पहले तो हम उखाड़ कर या काट कर अलग फेंक दें, नष्ट कर देंगे।
जब रोग का प्रकोप अगर बढ़ने लगता है तो हमें कुछ कीटनाशक दवा, क्योंकि ये जो रोग है ये फुदका या लीफ हॉपर कीटों से फैलता है। लीफ हॉपर को मारने के लिए हमको कोई भी कीटनाशक दवा, नीम का तेल का उपयोग या इमिडाक्लोप्रिड दवा, अगर हमको इमिडाक्लोप्रिड लेना है तो इसको 10 लीटर पानी में 3 ml हमको मिलाना होगा। बहुत कम मात्रा में लगता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के मही पंचायत की उन आत्मनिर्भर महिलाओं से जो कुछ समय निकालकर चीड़ की पत्तियों से विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद बनाकर फिर उन वस्तुओं को बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से धनी राज्य है और यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के पेड़ों की भरमार है। खासकर चीड़ के पेड़ यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। अब इन पेड़ों की पत्तियों से सोलन जिले के मही पंचायत में रहने वाली महिलाएं विभिन्न एक्सेसरीज बनाकर आत्मनिर्भर हो चली हैं। तो हमारे ग्रुप बने हुए जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 साल लगभग। तो 4 साल से जो है हम ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 साल से जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जब से हमारी जो ये पंचायत है अडॉप्ट की, उसके बाद इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, पायनियर की, और कमाई हमारी अच्छी हुई। मतलब लगभग 7-8 लाख अब तक हम कमा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सभी घरों के अंदर बैठे थे, लेकिन जो हमारी मही पंचायत की लेडीज़ थी वो घरों में बैठ के भी अपने ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी। इसमें से कई लेडीज़ तो ऐसे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान 30-30 हज़ार का प्रोडक्ट तैयार किया और बेचा भी उसके बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित थीं, वह आज परिवार के लिए आय का साधन बनी हैं। इन महिलाओं को आगे लाने का कार्य पर्यटन विभाग कर रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से फंड डीड एक प्रोजेक्ट के तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग मुहैया करवाई गई है, जिसमें महिलाओं को चीड़ के पत्तों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना सिखाया जाता है। आज जो हम ये चीड़ की पत्तियों के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सभी हमारे 10 ग्रुप है। 10 ग्रुप में हर लेडीज़ ये काम कर रही है। और इसके अलावा ये लेडीज़ फ्रूट बास्केट, चिल्लर बॉक्स, चपाती बॉक्स, फ्रूट ट्रे मतलब इत्यादि बहुत सारे काम इसमें कर रही है। सर, जैसे कि हम चपाती बॉक्स बनाते हैं, चपाती बॉक्स बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर तो हम सुबह से शाम बैठे तो समझो आपकी मतलब 3 दिन में हमारा चपाती बॉक्स तैयार हो जाता है। पर इसके अलावा हम घरों के काम के अलावा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, फिर हम चपाती बॉक्स बनाते हैं। चिल्लर बॉक्स जैसे उसमें भी अगर 1-2 घंटे हम लगातार बैठे तो चिल्लर बॉक्स तैयार हो जाता है। और जैसे हम जितनी बड़ी चीज़ बनाएंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे छोटी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। और अब हमने मतलब जैसे चीड़ की पत्तियां हैं, हम उसमें कलर भी करते हैं, कलर वाले भी बनाते हैं। ये होली में जो रंग अच्छा यूज़ होता है उसको हम रंग बाज़ार से लाते हैं, फिर उसको जो चीड़ की पत्तियां होते हैं उसको भी उसमें डालते हैं, फिर उसमें नमक, ग्रीसलिन और फिर उसको गैस पे उबाल के फिर उसको धूप में सुखाते हैं। उसके बाद फिर उसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हम सभी लेडीज़ें ये थोड़ा अपने घरों के काम के अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, तो एक लेडीज़ अपनी 30-30, 40-40 हज़ार कमा चुके हैं, क्योंकि घर के कामों के अलावा ही हम ये थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं। पर जो हमारी ट्रेनर है उन्होंने 3 लाख तक की अपनी सेविंग कर ली है। आज ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने घरों और खेती बाड़ी के कार्य करने के साथ साथ उस समय निकालकर चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा कर विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद बना रही हैं, जिन्हें बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। सर, जो हमारा काम करने का तरीका हो वो इस तरह से, हम कभी ग्रुपों में आके ये काम नहीं करते। सभी महिलाएं जो है वो अपने घरों में काम करती है।
लेकिन एक 17 तारीख हमारी फिक्स डेट होती है जिस दिन हम यहाँ पे पंचायत में इकट्ठे होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की बात भी करते हैं, अपनी सेविंग भी इकट्ठी करते हैं। तो जिसमें कोई कमी या कोई सीखना चाहता है कुछ नया स्टिच, भाई मैंने ये बनाया और देखो आप ये किस तरह से बनाया, तो आप लोग वो सीख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम करते हैं सर। चीड़ की पत्तियाँ जो हम लोग है वो कलेक्ट इस तरह से करते हैं कि हम जंगलों में, घरों के आसपास ही जंगलों में जाते हैं और वहाँ से चीड़ की पत्तियाँ कलेक्ट करते हैं। गर्मियों के दिनों में जैसे कि सभी जानते हैं कि चीड़ की पत्तियाँ जो है वो पहले जंगलों में आग लग जाया करती थी, लेकिन हम उससे पहले ही जाके ये कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे सब कुछ आसान हो गया कि ना तो जंगलों में आग लग रही है और जो चीड़ की पत्तियाँ वो भी यूज़ हो रही है, और इस तरह से काफ़ी जो जंगल है हमारे वो आग लगने से बच रहे हैं। इसमें सूखी जो चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई होती है सिर्फ हम वो उठाते हैं जिससे आग ही ना लगे। इससे एक तो हमारे पर्यावरण बच रहा है क्योंकि जंगल साफ है बिल्कुल, और दूसरा हमारे इसमें से वो पाइन नीडल के प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। देश में लॉकडाउन के दौरान भी इन महिलाओं ने घर पर रहकर कई प्रकार की एक्सेसरीज बनाई है जिनकी बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। ये महिलाएं घर और खेती बाड़ी के काम काज के साथ विभिन्न उत्पाद बनाकर अपना और परिवार का भविष्य संवार रही हैं और आप भी इनकी तरह छोटे छोटे कृषि व्यवसाय से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। भेड़ बकरी पालन व्यवसाय से किसान अपनी आय दोगुनी से तिगुनी कर सकते हैं, बस जरूरत है इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की। तो जो किसान भाई भेड़ और बकरी का पालन करते हैं वे बरसात के मौसम में उनकी देखरेख किस तरह से करें जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहें और इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ AK वर्मा से। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि बारिश की सीज़न में भेड़ एवं बकरियों का रख रखाव कैसे किया जाए, क्योंकि इस सीज़न में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो अगर किसान भाई हमारे इसके बारे में परिचित होंगे कि कैसे हमें पशुओं की देखभाल करनी है तो इससे होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। सर्वप्रथम जब बारिश की सीज़न की हम बात करते हैं, इस समय ऐसा वातावरण होता है कि इसमें जीवाणु या विषाणु या परजीवी अपनी संख्या को सामान्यतः बढ़ा लेते हैं और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो वातावरण है वो काफ़ी अनुकूल होता है। तो इसलिए क्या क्या हमें ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। भेड़ व बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कमाएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं दान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ग्वार, मक्का, बाजरा अनाज 57 किलोग्राम एवं खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। भेड़ व बकरियों की वृद्धि विकास के लिए संतुलित आहार खिलाना चाहिए। बारिश की सीज़न में सबसे पहला हमें ध्यान ये रखना होता है, जो पशुओं के लिए हम आवास की व्यवस्था रखते हैं वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो ऊंचाई पर होनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थितियों में वहाँ पर पानी नहीं भरना चाहिए या उसके अंदर हमेशा नमी नहीं रहनी चाहिए। यदि वहाँ पर पानी भरता है या नमी रहती है तो उसकी वजह से वहाँ पर अमोनिया गैस का उत्पादन होता है और ये गैस उनके आँखों के लिए नुकसानदायक होता है, उसमें घाव हो सकते हैं और भी कई समस्याओं को ये बढ़ावा दे सकता है। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में भेड़ एवं बकरियों को बारिश में भीगने नहीं देना चाहिए और इसके लिए उचित आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरी और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं। आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। आवास में प्रति बकरी या भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ और बकरियों को नहीं रखें। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इस सीज़न में भेड़ एवं बकरियों में सामान्यतः से देखी जाती हैं। उसमें सबसे पहले ऐसा एक बीमारी है जिसको निमोनिया बोलते हैं। ये बीमारी अगर मौसम में आर्द्रता ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति में
जो पशु के श्वसन नलिका में एक जीवाणु पाया जाता है, उसकी वजह से ये बीमारी अपना रूप ले लेती है। और ऐसे इसके जो लक्षण है उसमें पशु के आँख से, मुंह से और नाक से पानी आने लग जाता है, पशु छींकता भी है और उसके मुंह से कई बार टाइट सा कफ आता है और उसे हाई फीवर भी हो सकता है। तो ये इसके जानने के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण पशुओं में दिखाई दे रहे हैं तो उसे निमोनिया की समस्या हो सकती है। उसके बाद में एक समस्या आती है एंटेरोटॉक्सीमिया की, जो इस सीज़न में पशुओं में अगर वो ज़्यादा हरा चारा खा लेते हैं या प्रोटीन वाले कोई भी ग्रीन फॉडर को खा लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी हो जाती है। इसमें उनका पेट फूल जाता है और जो एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, वो अपने द्वारा जहर को पशु के शरीर में ज़्यादा मात्रा में पैदा करता है और इसकी वजह से पशु की बहुत जल्दी से मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा एक आफरा की समस्या आती है। जब भी किसी भी सीज़न में, ये सामान्यतः बारिश की सीज़न में आती है, इसमें अगर हम भेड़ या बकरियों को बाहर चराने के लिए ले जाते हैं, उसमें अगर उन्होंने कभी भीगी हरी घास को खा लिया या पेड़ पौधों की पत्तियों को खा लिया तो ऐसी कंडीशन में उनके पेट में गैस बनती है और गैस इतनी भारी मात्रा में बनती है कि वो फेफड़ों के ऊपर दबाव डालती है और इसकी वजह से पशु सांस नहीं ले पाता और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसके लिए तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम अपने घरेलू इलाज कर सकते हैं, जिसमें 10 ग्राम तारपीन का तेल ले सकते हैं, 2 ग्राम हींग ले सकते हैं और 70 ग्राम अलसी का तेल ले सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर पशु को खिलाने से लगभग आधे घंटे में इस समस्या से राहत मिल जाती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। वहीं इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान वर्षा होने के बाद धूप और फिर बादल की स्थिति बनने से फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप होने की संभावना है। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तुरई आदि पर इसका प्रयोग होता है। सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पत्तियों पर बेतरतीब ढंग से फैलकर बड़े बड़े चमकदार नीले पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों की मुख्य सिरा के साथ पीली पट्टी बन जाती है और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही थियामेथोक्साम 25 WG 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इथोफेन प्राक्स 10 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मक्का की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने पर निराई गुड़ाई का कार्य करें। धान की फसल में पर्णछद झुलसा, जिसे शीथ ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं, का संक्रमण दिखाई देने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि प्रोपिकोनाजोल 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। धान के रोपा किए गए खेतों में लगभग 5 सेंटीमीटर पानी रोक कर रखें। अधिक पानी भरा होने पर कंसों की संख्या प्रभावित होती है। जिन धान के खेतों में पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा हो वहां हाथ से निराई गुड़ाई कर यूरिया का प्रयोग करें। जो किसान भाई पपीता की रोपाई नहीं कर पाए हैं वे सितंबर माह तक पपीते की रोपाई कर सकते हैं। शिमला मिर्च की नर्सरी डालने का यह उचित समय है। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम पनासी, जिला रीवा के किसान मोहन भार्गव ने। आप अमरूद के बाग में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मोहन भार्गव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।